ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज होना है। सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिवसीय इस विधानसभा सत्र के पहले दिन यानी कि आज सदन की कार्यवाही शोक प्रकाश के साथ स्थगित की जाएगी। 6 और 7 दिसंबर को अवकाश रहेगा। 8 दिसंबर को प्रश्नकाल और वित्तीय वर्ष 2025-26 का 11,000 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 9 दिसंबर को एक बार फिर से प्रश्नकाल होगा और अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। 10 दिसंबर को प्रश्नकाल होगा, राजकीय विधेयक लाए जाएंगे और राजकीय कार्य होगा। जबकि अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प होगा। पूरे सत्र के दौरान 4 प्रश्नकाल होंगे। और संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड विधानसभा से। संतोष, सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। 11 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। आप इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए वहां की। देखिए, जो स्थिति है कि आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत, ठीक मेरे पीछे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, आना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से बयानबाजी, क्योंकि आज तो शोक सभा और जिस तरह से शपथ पत्र के बाद विधानसभा समाप्त हो जाएगा, तो फिर से सोमवार को शुरुआत होगी उसको। जिस तरह से अभी विधायक मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल सरकार को अगर 10 नंबर में नंबर देना पड़े तो 3-4 नंबर देंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ढोल नगाड़ा किस खुशी में बजा? क्या उपलब्धि है? आप एक भी उपलब्धि बता दीजिए। आप पंचायत में चले जाइए, जल नल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। आप पंचायत में चले जाइए, नया चापाकल नहीं मिल रहा है। आप पंचायत में चले जाइए, आप गाँव में चले जाइए, नई सड़क नहीं बन रही है, नया पुल नहीं बन रहा है, नया भवन नहीं बन रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, सहिया को मानदेय नहीं मिल रहा है, सेविका को मानदेय नहीं मिल रहा है, सखियों को मानदेय नहीं मिल रहा है, पंचायत के जो सहायक है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, जो साक्षरता कर्मी है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। तो कैसे, कौन सी उपलब्धि है? केवल मैया सम्मान योजना जो आप 2 महीने की उपलब्धि है? बाकी आप बताइए, कौन सा काम, कौन से विभाग के लोग इनसे खुश है, बता दीजिए। एक चीज आप जो पास है, लेकिन पास से नहीं चलेगा, टॉप होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए। एक चीज आपने कहा था कि बीजेपी के साथ नहीं, ये हमने इसलिए कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री 4 दिन से दिल्ली में है, राज्य को छोड़ दिए हैं। उनकी मैडम भी विधायक है, वहां तो जाती ही नहीं है, जो गांडे विधानसभा है। तो क्षेत्र को छोड़ के अगर वो दिल्ली में बैठे हैं, और ये तो हम तो मीडिया चैनल के माध्यम से बाहर आई खबरें सुगबुगाहट दी, तो बोले बना लेना चाहिए। छोड़िए, ऐसे भी पहले भी ये रहे, बनाए हैं 2, जब उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है, तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे। तो मैंने ऐसा कहा। क्या गठबंधन में आप भी हिस्सा होंगे क्या? नहीं, हम जहां हैं वैसा ही रहेंगे। हम लोग, ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, ये तो और मैंने आगे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि वो खबरें बाहर आ रही थी, और नहीं होता है तो सरकार को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि केंद्र का जो अंश मिलता है राज्य को, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस बात से हम भी सहमत हैं कि झारखंड राज्य के साथ दिल्ली में जो बैठी एनडीए की सरकार है, सौतेला व्यवहार कर रही है। वो केंद्र की जो राशि इनके पास आती है, वो राशि नहीं मिल पा रही है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जो राशि केंद्र से मिलती है, क्या उसका सही से खर्च कर रहे हैं, उसका विवरण सही से दिए हैं कि नहीं, ये भी बात है। देखिए, द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है, तो मंडे को हाँ, 11,000 करोड़ के आसपास बजट पेश किया जाएगा। इसके पहले अनुपूरक बजट पेश किया था, तो आप इसमें कितने संतुष्ट हैं? दूसरे अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। देखिए, अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं, क्योंकि अभी राज्य को बजट की आवश्यकता है। राज्य के सारे निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, सारे कार्य पेंडिंग है। लेकिन उस बजट में किस प्रकार से खर्च हो पाता है, किस प्रकार से उस बजट का संग्रहण हो पाता है, ये विषय रहेगा। तो लगातार जिस तरह से सीजीएल परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सड़क तक पूरा हंगामा हुआ, हाईकोर्ट उसके बाद निर्देश दिया कि रिजल्ट जारी किया जाए, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उस पर सरकार विचार कर रही है। सरकार, हमें लगता है कि उस पर हम लोग बैठ के भी बात करेंगे। अगर मौका मिले सबसे सुझाव का, सर्वदलीय बातचीत में, तो हम लोग बात करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अब सदन 4 दिन का है। आप भी जानते हैं 4 दिन का सदन है, तो सदन की कार्रवाई बहुत कम दिनों की है। मैं तो चाहूंगा कि कम से कम
शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र कम से कम 10 दिन का कार्य दिवस हो। बजट सत्र फिर 1 महीना चलता है, 20 दिन कार्य दिवस होता है, लेकिन बाकी जो 2 सत्र है बहुत छोटे होते हैं, इनमें हमारे मुद्दे रखने का समय नहीं मिल पाता है। जो आरोप पत्र जारी किया गया था नेता प्रतिपक्ष, उससे जो 3 मुद्दे सामने आए, भ्रष्टाचार, कोयला, अवैध कोयला खनन को लेकर की बात हो। देखिए, इसमें सच्चाई है, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मैं उसी जिले से आता हूँ, इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सूची जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात उन्होंने कही है, लेकिन एक चीज है, नेता प्रतिपक्ष होकर भी वह कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो पाए। उन्होंने अपने दल के नेताओं का नाम नहीं लिया, उनके दल से जुड़े हुए कोयला कारोबारियों का नाम नहीं लिया। ये भारी भूल उन्होंने किया। अगर उनके पास सूची नहीं थी तो कहे, हम उनको सूची भी दे देंगे और डिपो का भी नाम बता देंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर या नेताओं की संलिप्तता से कोयला का काम होता है, अवैध कारोबार। ये उन्होंने हमें उम्मीद थी कि वो एक सरकारी शिक्षक रहे हैं, वो निष्पक्ष होंगे बाबूलाल जी, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, काम तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन निष्पक्ष होकर नहीं कर पाए, वो अपने दल के नेताओं का नाम नहीं ले पाए। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई पर सवाल ये उन्होंने घेरा और कई का नाम का खुलासा किया, तो किनका नाम नहीं खुलासा कर, अपने लोगों का खुलासा नहीं कर पाए। उनके सांसद जी के नेतृत्व में जो कारोबार चलता है, उन लोगों का खुलासा नहीं कर पाए। ये कौन नहीं जानता है। आज अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में सबसे ज्यादा कोयला का पैसा किसके पास है, बाबूलाल मरांडी जी जानते हैं, और उनकी अति प्रिय पद मिला धनबाद के विधायक को। ठीक है, उनको बधाई। हमारे ईडी का रेड हुआ, उसमें करोड़ों रुपया पकड़ाया, बाबूलाल मरांडी के साथ वो बीजेपी से टिकट के दावेदार थे। फोटो का बात मत कीजिए। राज सिन्हा के टिकट मिला, अच्छी बात है, वो विधायक श्रेष्ठ चुने गए, बधाई, लेकिन एलबी सिंह भी टिकट के दावेदार थे। तो बाबूलाल जी को चोरी करा रहा धनबाद के एरिया, बाबूलाल जी ही बताएंगे, उनके पास सारा रिपोर्ट आया है, सारा रिपोर्ट आया है। बाबूलाल जी जानते हैं कि उनके दल के लोग ज्यादा वहां कोयला के कारोबार के हिस्से में सम्मिलित, क्योंकि सांसद उनका 6 विधायक होते हैं धनबाद जिला में, जिसमें झरिया, बागमारा और आपका धनबाद, 3 विधायक उनके पार्टी के। सरकार के रहते हुए बाबूलाल को बताए कोयला चोरी कौन करवा रहा है, उनके लोग कैसे करवा रहे हैं? ठीक है, नेता देखिए, सीएम के बाद कोई अगर लीडर होता है तो अपोजिशन होता है, और उनकी बात में भी गंभीरता से राज्य को लेती है, राज्य लेती है, मीडिया लेती है, जनता लेती है। तो निसंदेह वो गंभीर इंसान है, गंभीर बातें उन्होंने कहा है, लेकिन बस वो निष्पक्ष नहीं होकर पाए, वो अपने लोगों का नाम नहीं गिना पाए। सुझाव देंगे क्या? लाइव चल रहा है जी, मैं उनको सुझाव दूंगा, मैं उनको लिस्ट भी दे दूंगा कि उनके लोग कहाँ अवैध कोयला काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जयराम महतो ने कई जो ईडी का कुछ दिन पहले रेड हुआ था, और रेड के बाद जिस तरह से उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई नामों का खुलासा किया था, लेकिन बीजेपी के कई नेता जो अवैध कोयले के कारोबार में जुड़े हुए हैं, तो उनको लेकर जिस तरह से खुलासा बाबूलाल मरांडी जो प्रतिपक्ष नेता हैं, लगातार खुलासा किया गया था, लेकिन कई नेताओं का नाम, उसमें बीजेपी के नेता हैं, उनका नाम नहीं लिया। तो एक तरह से जयराम महतो का सलाह था कि आप अपने नेता जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप क्यों नहीं टारगेट, या क्यों नहीं, क्योंकि एलबी सिंह ही ईडी का रेड हुआ था, करोड़ों की अवैध संपत्ति, रुपया बरामद हुआ था। तो लगातार जिस तरह से लोग जो जयराम महतो हैं कि कोयला की चोरी को जो बीजेपी सांसद हैं ढुल्लू महतो मुख्य सरगना है, तो इस पर कहे बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी क्यों चुप है? जी ठीक है, बिल्कुल असंतोष नजर बनी रहेगी आज पहले दिन के सत्र पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।